तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आज एक नए वीडियो में। तो आज हम पार्टनरशिप फॉर्म का एक पार्ट जो एडमिशन है पार्टनर न्यू पार्टनर जब आता है तो क्या कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा और इससे लेके कुछ बेसिक बातें, और अगर टाइम हुआ तो हम लोग कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन आप लोग देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का है, पर इससे बोर्ड आप लोगों को मैटर नहीं करता क्योंकि सारे बोर्ड्स का कंटेंट एक ही होता है। तो यहाँ पे आप लोग इस पे मत जाइएगा कि एनसीईआरटी का ही फॉलो कर रहा हूँ तो सिर्फ सीबीएसई के ही बच्चे देख सकते हैं, इसको किसी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं क्योंकि कंटेंट सब सेम ही है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग बेसिक चालू करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। तो यहाँ पे मूड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप, हम तो रिकंस्ट्रक्शन कब बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप हम जब बोलेंगे जब कंपनीज के अंदर कुछ चेंज हो गई, जैसे पार्टनर के बीच पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो उसको रिकंस्ट्रक्शन बनेगी। रिकंस्ट्रक्शन का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है? फिर से उसमें बदलाव करके नया निर्माण करना, यानी रिकंस्ट्रक्शन में हम उसको पुनः निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन में पार्टनरशिप फॉर्म यूजुअली टेक्स प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर आता है तो हमारा रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। A new partner may be admitted when the firms need additional capital। अगर हमारे बिजनेस को कुछ ज्यादा कैपिटल लग रहा है और जो ओल्ड पार्टनर है वो लोग नहीं ला पाते हैं तो हम ट्राई करते हैं नया पार्टनर आए और वो कुछ पैसा लेके आए बिजनेस में। और मैनेजरियल हेल्प, यानी अगर मान लो दो पार्टनर से मैनेज नहीं हो पा रहा है तो एक तीसरा को हम लेके आएंगे जो उसको मैनेज करे सही से और उसको हम बिजनेस में पार्टनर बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आप लोग याद मत कीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंस आप लोग के लिए नहीं है। Unless it is otherwise provided in a partnership deed, a new partner can be admitted only when the existing partners agree for it। अगर डीड में हमारे मेंशन नहीं है तो हम नया पार्टनर कब ला सकते हैं? तो जब तक पुराने जितने पार्टनर्स है वो लोग एग्री नहीं करते हैं, हम लोग तब तक नया पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी मेरे जितने ओल्ड पार्टनर्स है उन सबको एग्री करना पड़ेगा तभी हम नया पार्टनर लेके आ सकते हैं बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, हरी एंड हकी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। एक हरी है और एक हकी है जो पार्टनर्स है, और ये पीएसआर इनका क्या है? 3:2, ठीक है। और ये रेशियो का मतलब क्या है? 3:2 का मतलब मान लीजिए एक ब्रेड है, ठीक है, और उसमें लोग 5 टुकड़ा करते हैं। 3 और 2 को प्लस कर देंगे तो इसमें 5 टुकड़ा हम लोग कर दिए, 1 2 3 4 5 टुकड़ा हो गया। और 3 किसका है? 3 हरी का है और 2 हकी का है, ठीक है। तो 3 हरी का है, इतना मतलब ये 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा हरी लेके जाएगा और 2 हिस्सा जो बोलता है वो हकी लेके जाएगा, ठीक है। ऑन अप्रैल 2017 they admitted John as a new partner with 1/6 share in the profits of the firm। यहाँ पे एक नया पार्टनर आ रहा है जो फॉर्म के प्रॉफिट में 1/6 हिस्सा लेगा। विद दिस चेंज नाउ देयर आर 3 पार्टनर्स ऑफ द फर्म एंड इट स्टैंड्स रिकंस्टिट्यूट। इसके साथ बिजनेस में 3 पार्टनर हो जा रहा है और हमारा बिजनेस रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है। चेंजेस इन पीएसआर शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मान लो हमारे पहले से 2 पार्टनर है, उन लोगों के पास पहले हाफ प्रॉफिट शेयर करते थे, यानी 2 रुपया फायदा हुआ तो 1-1 रुपया लेते थे। अब उन लोगों के बीच नया एक एग्रीमेंट हो रहा है कि 1 रुपया अगर प्रॉफिट होता है तो मान लो कोई 60 पैसा लेगा और कोई 40 पैसा लेगा। तो यहाँ भी पीएसआर चेंज हो रहा है तो हमारा फॉर्म यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट हो जा रहा है। तो ये लिखा है चेंज इन पीएसआर, तब भी फॉर्म रिकंस्ट्रक्ट कहलाएगा। रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, मान लो पहले से 3 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर कर रहा है तो रिमेनिंग 2 पार्टनर है, तब भी यहाँ पे फॉर्म रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, मान लो 3 पार्टनर है, एक पार्टनर टपक गया तो यहाँ भी फॉर्म रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सर्कमस्टांसेस हम लोग देख लिए जहां पे फॉर्म रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आएगा। चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी पुराने पार्टनर के बीच पीएसआर रेशियो चेंज हो रहा है तो हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर कर रहा है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई मर जा रहा है तब भी फॉर्म रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल थ्योरी के क्वेश्चन में पूछ सकता है, सर्कमस्टांसेस व्हेन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए फॉर्म इज पॉसिबल। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और इसके एक्सप्लेनेशन में 2
से 3 लाइन काफी है, आप लोग को सारा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, और एग्जाम्पल भी एग्जाम में लिखना मैंडेटरी नहीं है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, when firm requires additional capital or managerial help or both for the expansion of its business, अगर बिजनेस एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे हम लोग मैनेज करने के लिए और एडिशनल कैपिटल अगर रिक्वायर हो तो यहाँ पे हम लोग नया पार्टनर को एडमिट करा सकते हैं। With the admission of a new partner, the partnership firm is reconstructed, a new agreement is entered into carry on the business of the firm। और इसके साथ ही हमारा एक नया बिजनेस फॉर्म होता है, और यहाँ पे न्यूली एडमिटेड पार्टनर रिक्वायर्स टू मेन राइट्स इन द फर्म। 2 मिनट मेरे को टाइम दीजिए। तो चलिए स्वागत है। तो न्यूली पार्टनर एडमिटेड एक्वायर्स टू मेन राइट्स इन द फर्म। अगर नया पार्टनर आता है उसको 2 राइट्स मिलती है। पहला राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद जितने एसेट्स है उसमें उसको राइट मिल जाएगा। यानी अगर नया पार्टनर आता है और बिजनेस में पहले से 10,000 का फर्नीचर है तो उस 10,000 के फर्नीचर में जो नया पार्टनर है उसका भी हिस्सा हो जाएगा। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट होता है उसमें भी उसका हिस्सा मिलेगा। फॉर द राइट टू एक्वायर शेयर्स इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी ये राइट अगर इंटरटेन करने के लिए द पार्टनर ब्रिंग्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल आइदर इन कैश और काइंड, अगर ये सब राइट्स उसको मिलने के लिए पार्टनर्स को एग्रीड अमाउंट जितना अमाउंट एग्री किया गया है एज ए कैपिटल उसको लेके आना पड़ेगा। वो अमाउंट वो कैश में भी ला सकता है या उसके बदले में कुछ नॉन कैश आइटम भी ला सकता है बिजनेस में। ठीक है, तो मान लो कोई एसेट्स ही लेके आ गया, फर्नीचर लेके आ गया, कोई बिल्डिंग दे दिया, कोई लैंड दे दिया, वो सब भी कर सकता है कैश देने के बिना। मोreover in the case of an established firm which may be earning more profit than the normal rate of return on its capital, the new partner is required to contribute some additional amount known as a premium or goodwill। तो मान लो कोई हमारा एक बिजनेस है और सेम उसी टाइप का बिजनेस एक दूसरा फॉर्म कर रहा है, तो वो बिजनेस हमारा 100 रुपया अर्न कर रहा है और हमारा बिजनेस वहां पे 150 रुपया अर्न कर रहा है। तो ये जो 50 रुपए के एडिशनल प्रॉफिट जो हमारा फर्म यहाँ पे अर्न कर रहा है वो मार्केट में गुडविल के कारण अर्न कर रहा है। तो जो नया पार्टनर आएगा उसको इसके बदले में फर्म को एक गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि उस गुडविल का फायदा यहाँ पे जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी उठाएगा। समझे? तो एक क्या क्या लाएगा, एक शेयर ऑफ कैपिटल लाएगा और शेयर ऑफ गुडविल लाएगा, यानी 2 चीज लेके आएगा वो बिजनेस में। दिस इज प्राइमली टू डन टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फॉर लॉस ऑफ देयर शेयर इन सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर नया पार्टनर आता है तो जो हमारा पुराना पार्टनर होता है उनके बीच प्रॉफिट मिलना कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टनर जो पहले से होते हैं वो अपना जो शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी जिसको पहले 5-5 रुपए मिलता है, अब नया वहां पे थर्ड पार्टनर एक नया पार्टनर आता है तो वो लोग कुछ तो सेक्रीफाइस करेंगे तभी नया पार्टनर को हम लोग देंगे। Following are the other important points which require the attention at the time of admission of partner: new profit sharing ratio, sacrificing ratio, valuation of adjustment of goodwill, revaluation of assets। यानी ये सब चीज हम जब एंट्री पास करेंगे ये सब चीज को हमारे ध्यान में रखना है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। New profit sharing ratio, when new partner is admitted he acquires his share in profit from the old partner। अगर नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट शेयर कहां से लेगा? पुराने पार्टनर के शेयर में से लेता है। In other words, on the admission of a new partner, the old partner sacrifices a share of their profit in favor of the new partner। और यहाँ का हम दूसरा साइड भी बोल सकते हैं कि पुराना पार्टनर जो होता है वो नया पार्टनर को अपना रेशियो में से शेयर दे देता है। But what will be the share of the new partner and how he will acquire it from the existing partner is decided mutually among the old partners and the new partners। However, if nothing is specified as to how does the new partner acquire his share from the old partner, it may be assumed that he gets it from them in their profit sharing ratio। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। मान लो यहाँ पे ए और बी पहले से एक पार्टनर है जो अपना
रेशियो डिवाइड कर रहे हैं 2:1 में, यानी 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा ए ले रहा है और 1 हिस्सा बी ले रहा है। और यहाँ पे एक नया पार्टनर आ गया सी, ठीक है, नया पार्टनर आ गया सी, तो ये अब बिजनेस मिलेगा 1/6 का हिस्सा, 1/6 लेगा बिजनेस में। तो मान लो यहाँ पे इनके बीच कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ कि कैसे ये 1/6 सी लेगा, तो यहाँ पे जो 2:1 का रेशियो है ना A:B के, तो इसी रेशियो में 1/6 जो सी ले रहा है वो लोग डिवाइड करेंगे आपस में, और ये आगे हम चल के डिस्कस करेंगे कैसे इसको हम डिवाइड करेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होता है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच, उसी रेशियो में जो नया पार्टनर अपना शेयर लेगा उसको हम बांट देंगे। तो यहां तक कुछ डाउट? जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए अब आ जाते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है हमारे सामने। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, यानी ए और बी, अनिल और विशाल हमारे बिजनेस में पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे एडमिटेड सुमित एज ए न्यू पार्टनर, वो बिजनेस में एक नया पार्टनर सुमित लेके आते हैं जो 1/5 शेयरिंग द फ्यूचर प्रॉफिट लेंगे ऑफ द फर्म। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित। ठीक है, तो यहाँ पे सुमित, अनिल, विशाल एंड सुमित, तो चलिए यहाँ पे सुमित हमारा कितना लेगा, 1/5 हिस्सा ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1/5 हिस्सा सुमित ले रहा है। तो यहाँ पे हम, चलिए आप लोग आंसर छोड़िए, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे A:B कितना है, 3:2, यानी हमारा ओल्ड पार्टनर का रेशियो है 3:2। और यहाँ पे हमारा न्यू पार्टनर कितना लेगा, सुमित कितना के लिए आ रहा है, 1/5। ठीक है, 1/5 के लिए सुमित आ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, लेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस भी ₹1, यानी हमारा बिजनेस 1 रुपया कमाता है, हमारा बिजनेस 1 रुपया कमाता है। तो इसमें से सुमित कितना ले रहा है, 1/5। ठीक है, तो इसमें से सुमित कितना ले रहा है, सुमित ले रहा है 1/5, ये सुमित ले रहा है। तो हमारा रिमेनिंग कितना होगा, तो रिमेनिंग हो जाएगा 1 - 1/5 करेंगे। ठीक है, गलती से मिस्टेक, तो हमारा रिमेनिंग कितना हो जाता है, 4/5 हमारा बचता है। तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचता है, 4/5। तो 1 रुपया हुआ, 1 रुपया में से सुमित ले लिया 1/5, तो हमारा रिमेनिंग 4/5 बचता है। तो अब इस 4/5 में से अनिल कितना लेगा, और जो हमारा एक नया और कौन था ओल्ड पार्टनर, विशाल। अब इस 4/5 में से अनिल और विशाल का शेयर निकालते हैं, अनिल और विशाल। तो 4/5 हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है। तो देखिए यहाँ पे उनका शेयर क्या था, 3:2, यानी ये लोग अपना जो प्रॉफिट होता है वो 3:2 में बांटेंगे। तो जो हमारा, मान लीजिए यहाँ पे सुमित के लेने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो सेम रेशियो में ये लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो मान लो अनिल ले लेगा 3/5 और विशाल ले लेगा 2/5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12/25 और 8/25। और यहाँ पे सुमित कितना था, सुमित का था 1/5। तो हम लोग रेशियो तभी ले सकते हैं जब उनका डिनोमिनेटर सेम वैल्यू में हो। डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो हम या तो मल्टीप्लाई करके या तो डिवाइड करके उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनिल का डिनोमिनेटर है 25 और विशाल का डिनोमिनेटर है 25 और सुमित का 5 है। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, सुमित का जो न्यूमिनेटर है उसको 5 से और डिनोमिनेटर 5 से, यानी 5/25 लिख सकते हैं। 5/25 लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे अनिल इस टू विशाल इस टू सुमित कितना हो जाएगा,
डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर साइड कर दीजिए, हमको नहीं लिखना है। तो 12 हो जाएगा इज टू 8 हो जाएगा इज टू 5 हो जाएगा। तो ए भी इज 12 8 इज टू 5। गॉट इट?